नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक यात्रा में, जहां किताबें बोलती है। आज हम आपको ले चलेंगे एक जादुई, रहस्यमयी और रोमांच से भरी दुनिया में, जहां इंसान और परियां आमने सामने हैं और प्रेम की परीक्षा मौत से होकर गुजरती है। हम बात कर रहे हैं सारा जे मास की मशहूर और बुक टॉक पर वायरल फैंटेसी रोमांस किताब ए कोर्ट ऑफ थॉर्न्स एंड रोजेस की। चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। फेरा एक 18 वर्षीय युवा लड़की, जिसका जीवन गरीबी और कठोरता के अथाह सागर में डूबा हुआ था, अपने परिवार के लिए जीने का संघर्ष कर रही थी। उसके पिता, जो एक बार संपन्न थे, अब टूट चुके थे और घर की जिम्मेदारियों को उठाने में असमर्थ थे। उसकी दो बड़ी बहनें, नेस्टा और एलिन, अक्सर उदासीन और अपने स्वयं के दुखों में डूबी रहती थीं, जिससे फेरा पर ही पूरे परिवार को खिलाने का भार आ गया था। हर दिन भोर से पहले वह जंगल में निकल पड़ती थी। उसके हाथ में धनुष और तीर होते थे और दिल में एक ही उम्मीद होती थी कि उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उसके परिवार की भूख मिट सके। यह एक बर्फीला और कठोर दिन था, जब सर्दी की मार अपनी चरम पर थी और फेरा को पता था कि अगर उसे कुछ नहीं मिला तो उसका परिवार भूखा ही सोएगा। उसकी नजर एक विशाल हिरण पर पड़ी और वह उसका पीछा करने लगी। उसकी हर मांसपेशी भोजन की तलाश में तनी हुई थी। तभी बर्फ से ढके पेड़ों के बीच से एक भयानक भेड़िया प्रकट हुआ। यह कोई सामान्य भेड़िया नहीं था। उसका आकार, उसकी आंखें और उसकी उपस्थिति कुछ ऐसी थी जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। फेरा को नहीं पता था कि वह एक फेय जादुई प्राणी था, जिसने भेड़ियों का रूप धारण कर रखा था और जिसका शिकार करना इंसानों के लिए वर्जित था। लेकिन उस पल फेरा के मन में केवल एक ही विचार था, अपने परिवार को बचाना। अपनी जान की परवाह न करते हुए और अपने परिवार को भोजन प्रदान करने की हताशा में उसने अपने सबसे तेज तीर को उठाया और सीधे उस विशाल भेड़िए के दिल में मार दिया। भेड़िया गिर गया और फेरा को लगा कि उसने एक जीत हासिल की है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कार्य उसे उस दुनिया से हमेशा के लिए जोड़ देगा, जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह उसके साधारण मानव जीवन का अंत था और एक ऐसी असाधारण यात्रा की शुरुआत जो उसे जादुई रेम्स, अनकहे रहस्यों और प्रेम के ऐसे रूपों से रूबरू कराने वाली थी जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह घटना उसके जीवन की धुरी बन गई, जिसने उसे एक ऐसे मार्ग पर धकेल दिया जहां से कोई वापसी नहीं थी। भेड़िए, या यूं कहें कि फे को मारने की उसकी अक्षम्य गलती का हिसाब चुकाने के लिए एक रात उसके दरवाजे पर एक रहस्यमयी और डरावनी आकृति का प्रवेश होता है। टमलिन, स्प्रिंग कोट का शक्तिशाली और रहस्यमयी हाई लॉर्ड। वह एक भव्य लेकिन भयावह मुखौटा पहने हुए था, जो उसके असली चेहरे को छुपा रहा था, और उसकी आंखें उतनी ही पुरानी और थकी हुई लग रही थीं जितनी शक्तिशाली। टमलिन एक प्राचीन नियम का पालन करते हुए फेरा के घर आता है और एक भयानक सौदा पेश करता है। या तो फेरा को उस फे के जीवन के बदले मरने के लिए तैयार रहना होगा जिसे उसने मारा था, या फिर उसे टमलिन के साथ पृथ्वी की जादुई दुनिया में जाना होगा, जहां फे का वास है। ये एक ऐसा फैसला था जो उसके पूरे जीवन को बदल सकता था। अपने लाचार परिवार को टमलिन के क्रोध से बचाने और अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए फेरा ने दिल पर पत्थर रखकर टमलिन के साथ जाने का कठिन और पीड़ादायक निर्णय लिया। वह जानती थी कि यह एक तरफा यात्रा हो सकती है। पृथ्वी में कदम रखते ही फेरा एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई जो उसकी कल्पना से परे थी। यह धरती की दुनिया से बिल्कुल अलग थी, एक ऐसी जगह जहां जादू हवा में तैरता था, जहां विशाल प्राचीन पेड़ आसमान को छूते थे और जहां नदियां किसी ज्वेल की तरह चमकती थीं। टमलिन का महल, एक कलात्मक और भव्य संरचना, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर खड़ा था, जिसमें हर कोने पर जादू की फुसफुसाहट थी। लेकिन इस सुंदरता के भीतर एक गहरा रहस्य और खतरा छिपा हुआ था। पृथ्वी जितना मोहक था, उतना ही खतरनाक भी था, और फेरा को जल्द ही एहसास हुआ कि यह दुनिया उतनी सीधी और परिकथाओं जैसी नहीं थी जितनी दिखती थी। यहाँ नियम अलग थे और शक्ति ही सब कुछ थी। उसे जल्दी ही पता चला कि उसके चारों ओर की दुनिया में एक गहरा अंधकार छिपा था और उसके इस नए जीवन में जीवित रहना एक चुनौती थी। टमलिन के महल, द कोर्ट ऑफ स्प्रिंग की भव्य दीवारों के भीतर फेरा को एक बंदी के रूप में रहना पड़ता था। शुरू में उसे लगा कि यह कैद क्रूर और असहनीय होगी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह उतनी कठोर नहीं थी जितनी उसने सोची थी।
टमलिन, जो पहली नजर में उसे ठंडा, दूरी बनाए रखने वाला और रहस्यमयी लगा था, धीरे धीरे उसके प्रति अपनी दयालुता, संवेदनशीलता और एक अजीब सी करुणा दिखाने लगा। वह उसे महल के बगीचों में घूमने, प्राचीन पुस्तकालयों में किताबें पढ़ने और सबसे महत्वपूर्ण बात, आर्ट रूम में अपनी चित्रकारी करने की अनुमति देता था। चित्रकारी उसके लिए एक मुक्ति थी, एक तरीका था जिससे वह अपनी भावनाओं, अपने डर और अपनी एकाकीपन को व्यक्त कर सकती थी। जैसे जैसे फेरा महल में अधिक समय बिताने लगी, उसे महल की भव्यता और फे संस्कृति की पेचीदगियां सीखने का अवसर मिला। उसे टमलिन के भरोसेमंद सलाहकार लूसियन से भी मुलाकात हुई, जो तेज तर्रार और अक्सर व्यंग्यात्मक था, लेकिन फेरा के प्रति एक अजीब सी सहानुभूति रखता था। टमलिन और लूसियन के साथ समय बिताने से फेरा धीरे धीरे टमलिन के प्रति एक अजीब और खतरनाक आकर्षण महसूस करने लगी। उसका दिल, जो पहले केवल जीवित रहने के लिए धड़कता था, अब एक अजनबी के लिए भावनाएं पनपने लगा था। एक ऐसा अजनबी जो उसे एक अलग दुनिया में ले आया था। वह खुद को एक ऐसी दुनिया में पाती थी जहां सुंदरता और खतरा एक साथ रहते थे, जहां फूलों की खुशबू के साथ साथ एक अजीब सा डर भी महसूस होता था। यह प्रेम की शुरुआत थी, एक ऐसा प्रेम जो उसके जीवन को और भी अधिक उलझाने वाला था, क्योंकि इस प्रेम के साथ कई अनकहे रहस्य और खतरे जुड़े थे। जैसे जैसे फेरा टमलिन के साथ महल में अधिक समय बिताने लगी, उसे एक अजीबोगरीब एहसास हुआ कि महल और उसके निवासी किसी अज्ञात और भयावह खतरे से घिरे हुए हैं। एक अजीब सी उदासी महल के हर कोने में व्याप्त थी, और हर कोई मास्क पहने हुए था, जो केवल उत्सवों के दौरान ही उतारे जाते थे। यह मास्क केवल एक परंपरा नहीं थे, बल्कि एक दुखद वास्तविकता का प्रतीक थे। टमलिन ने अंततः फेरा को उस गहरे रहस्य के बारे में बताया जिसने उनके जीवन को नरक बना रखा था। पृथ्वी पर एक भयानक अभिशाप लगा हुआ था, जिसने उनके क्षेत्र को बर्बाद कर दिया था, उनकी शक्तियों को छीन लिया था और उनकी आत्माओं को कैद कर लिया था। यह अभिशाप रानी अमारंथा ने लगाया था, एक दुष्ट और क्रूर फे रानी जिसने 500 साल पहले पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था और उसे अपनी क्रूरता से शासित कर रही थी। उसने पृथ्वी के हर हाई लॉर्ड पर एक भयानक कीमत लगाई थी और स्प्रिंग कोर्ट को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा था। अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका अमारंथा की भयानक पहेली को सुलझाना था, एक ऐसी पहेली जो उसे सदियों से चुनौती दे रही थी और उसे हराना था। यह एक ऐसा कार्य था जो असंभव सा लगता था, क्योंकि अमारंथा की शक्ति अकल्पनीय थी। फेरा, जो शुरू में केवल एक बंदी थी, अब खुद को इस रहस्यमय अभिशाप को तोड़ने की चुनौती में फंसा हुआ पाती है। उसे एहसास होता है कि उसके आगमन का एक गहरा अर्थ था और उसका भाग्य अब पृथ्वी के भाग्य से जुड़ गया था। उसे इस अभिशाप का समाधान खोजने के लिए अपनी सीमाओं से परे जाना होगा, भले ही इसका मतलब उसे अपनी जान जोखिम में डालना ही क्यों न हो। जब रानी अमारंथा का शासन अपने क्रूरतम चरम पर पहुंचता है और अभिशाप की छाया पृथ्वी पर और भी गहरी होती जाती है, तभी एक नई, रहस्यमयी और खतरनाक आकृति का प्रवेश होता है। राइसेंड, नाइटकोट का हाई लॉर्ड। उसकी पहली झलक ही फेरा को अंदर तक परेशान कर देती है। राइसेंड अपनी क्रूरता, अदम्य शक्ति और आकर्षक लेकिन डरावने व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। वह अक्सर अमारंथा के साथ देखा जाता है और उसके सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक प्रतीत होता है, जिससे उसके इरादों पर गहरा संदेह पैदा होता है। राइसेंड अपनी उपस्थिति से पूरे माहौल को बदल देता है। उसकी हर चाल, हर शब्द में एक छिपी हुई शक्ति और गणना होती है। वह फेरा को परेशान करता है, उसे डराता है और अक्सर उसे अपनी चालों से भ्रमित करता है। वह उसके डर और कमजोरी का फायदा उठाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई छिपी होती है जो उसे और भी रहस्यमयी बना देती है। फेरा को यह महसूस होता है कि राइसेंड केवल एक खलनायक नहीं है, बल्कि एक ऐसा चरित्र है जो शक्ति के संतुलन को पूरी तरह से बदल देता है। उसकी उपस्थिति कहानी में एक नया मोड़ लाती है और फेरा को जल्द ही पता चलता है कि राइसेंड के इरादे उतने सीधे नहीं हैं जितने दिखते हैं। उसके पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है और उसकी भूमिका कहानी में जितनी दिखाई देती है उससे कहीं अधिक जटिल है। राइसेंड का आगमन फेरा के लिए न केवल खतरा लाता है, बल्कि एक अप्रत्याशित गठबंधन की संभावना भी पैदा करता है जो पृथ्वी के भाग्य को बदल सकता है। जैसे जैसे अभिशाप का समय समाप्त होने लगता है और अमारंथा का क्रूर शासन और भी अधिक दमनकारी हो जाता है, टमलिन और फेरा के बीच का रिश्ता गहरा होता जाता है।
उनका प्रेम धीरे धीरे विकसित होता है, हर बीतते दिन के साथ मजबूत होता जाता है। फेरा को एहसास होता है कि तमलिन उसके लिए कितना मायने रखता है और वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन अमारंथा का अभिशाप उनके सिर पर एक तलवार की तरह लटका हुआ था। अमारंथा ने तमलिन पर एक शर्त रखी थी कि अगर वह अभिशाप को तोड़ने में विफल रहता है तो उसे अपनी स्वतंत्रता और स्प्रिंग कोर्ट को पूरी तरह से अमारंथा के अधीन करना होगा। यह शर्त तमलिन के लिए एक भयानक दुविधा थी और फेरा यह सहन नहीं कर सकती थी कि तमलिन को ऐसे भाग्य का सामना करना पड़े। अपने प्यार तमलिन को बचाने और पृथियन को अभिशाप से मुक्त करने के लिए फेरा एक भयानक और हृदय विदारक निर्णय लेती है। वह अमारंथा के महल अंडर द माउंटेन में प्रवेश करती है। वह जानती थी कि यह जगह एक दुःस्वप्न है, जहां उसे अमारंथा की 3 भयानक चुनौतियों का सामना करना होगा और जहां से वापस आना लगभग असंभव था। यह एक ऐसा बलिदान था जो उसके प्यार और वफादारी का सबसे बड़ा प्रमाण था। उसने जानबूझकर खुद को एक ऐसी जगह पर धकेल दिया जहां मृत्यु हर कोने में छिपी थी, केवल तमलिन और पृथियन को बचाने की उम्मीद में। यह निर्णय उसकी निस्वार्थता और उसके प्रेम की गहराई को दर्शाता है और यही वह मोड़ था जहां से फेरा का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। फेरा का अंडर द माउंटेन में प्रवेश एक जीवित दुःस्वप्न जैसा था। अमारंथा का महल केवल एक संरचना नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां दुख, निराशा और यातनाएं हर हवा में घुल चुकी थीं। अमारंथा अपनी क्रूरता और असीमित शक्ति के साथ फेरा को असहनीय शारीरिक और मानसिक यातनाएं देती है। उसे भूखा रखा जाता है, उसे पीटा जाता है और उसे ऐसी परिस्थितियों में धकेल दिया जाता है जहां उसे अपनी सबसे गहरी कमजोरियों और डर का सामना करना पड़ता है। अमारंथा चाहती थी कि फेरा टूट जाए ताकि वह इंसानों की कमजोरी और फेए की श्रेष्ठता को समझ सके। अंडर द माउंटेन एक ऐसी जगह थी जहां उम्मीदें मर जाती थीं। फेरा को प्रतिदिन जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था और उसे अपने भीतर की शक्ति को खोजना होता था ताकि वह इन यातनाओं को सह सके। इसी दौरान राइसेंड अपनी रहस्यमयी उपस्थिति के साथ कभी-कभी उसकी मदद करता है, लेकिन हमेशा एक कीमत पर। वह फेरा को अमारंथा की क्रूरता से बचाने के लिए कुछ छोटे कार्य करता है, लेकिन बदले में वह उससे अजीबोगरीब वादे लेता है। फेरा को यह समझना पड़ता है कि राइसेंड के कार्य हमेशा स्पष्ट नहीं होते और उसके इरादे गहरे और जटिल होते हैं। अंडर द माउंटेन में बिताया गया हर पल फेरा को बदल रहा था, उसे कठोर बना रहा था और उसे एक ऐसी शक्ति की ओर धकेल रहा था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह यातना उसके लिए एक परीक्षा थी जो उसे एक नए और मजबूत व्यक्ति में ढाल रही थी। अमारंथा ने फेरा को अभिशाप को तोड़ने के लिए 3 असंभव और अमानवीय चुनौतियां दी, जिनके माध्यम से उसे अपनी चतुराई, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करना था। इन चुनौतियों का उद्देश्य उसे पूरी तरह से तोड़ना था और यह साबित करना था कि कोई इंसान फे के नियमों को नहीं तोड़ सकता। पहली चुनौती में उसे एक अजीबोगरीब जानवर का शिकार करना था जो उसकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली और खतरनाक था। यह जानवर रात के अंधेरे में छिपा रहता था और उसका शिकार करना लगभग असंभव था। फेरा को अपनी शिकार कौशल और अंतर्ज्ञान का उपयोग करना पड़ा और अंततः उसने उस जानवर को मार गिराया जो उसकी मानसिक दृढ़ता का प्रमाण था। दूसरी चुनौती में उसे अमारंथा की एक जटिल पहेली को सुलझाना था जो उसकी बुद्धिमत्ता और तार्किक क्षमता की परीक्षा थी। पहेली उतनी ही क्रूर थी जितनी अमारंथा खुद और इसका गलत जवाब मौत का कारण बन सकता था। फेरा को अपनी कल्पना और अवलोकन शक्ति का उपयोग करना पड़ा और वह पहेली को सुलझाने में सफल रही, जिससे अमारंथा क्रोधित हो गई। तीसरी चुनौती सबसे भयानक और दिल दहला देने वाली थी। उसे 2 हाई लॉर्ड्स में से किसी एक को मारना था जो उसके नैतिक मूल्यों और मानवीय करुणा को चुनौती दे रही थी। इस चुनौती ने उसे एक दुविधा में डाल दिया क्योंकि उसे निर्दोषों को मारने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इन चुनौतियों के दौरान राइसेंड कभी-कभी उसकी अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। वह उसे कुछ संकेत देता है या उसे ऐसी जानकारी प्रदान करता है जो उसे जीवित रहने में मदद करती है, जिससे फेरा को संदेह होता है कि उसके इरादे उतने बुरे नहीं हैं जितने दिखते हैं। इन भयानक चुनौतियों के माध्यम से फेरा को अपनी आंतरिक शक्ति और लचीलेपन का एहसास होता है और वह एक साधारण इंसान से कहीं अधिक मजबूत और निडर बन जाती है। वह केवल जीवित रहने के लिए नहीं लड़ रही थी, बल्कि अपनी मानवता और अपने प्रेम को बचाने के लिए भी लड़ रही थी। तीसरी चुनौती में
फेयरा को एक भयानक दुविधा का सामना करना पड़ा। अमारंथा ने उसे लूसियन और टमलिन में से किसी एक को मारने का आदेश दिया। यह एक ऐसी क्रूरता थी जो फेयरा के दिल को तोड़ रही थी। अपनी जान जोखिम में डालकर और अपने प्यार टमलिन को बचाने के लिए फेयरा ने एक अंतिम और असाधारण बलिदान देने का फैसला किया। उसने टमलिन को मारने की बजाय राइसेंड से एक अंतिम और घातक डील की, जिससे अमारंथा की शक्ति टूट सकती थी। फेयरा की यह दिलेरी और निस्वार्थ बलिदान अमारंथा को क्रोधित कर देता है और वह अपनी अदम्य शक्ति का उपयोग करके फेयरा को वहीं मार डालती है। फेयरा का मृत शरीर टमलिन की बाहों में गिर जाता है और पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाती है। लेकिन यह अंत नहीं था। फेयरा की मौत के बाद पृथियन के सभी हाई फे लॉर्ड्स, जिन्होंने गुप्त रूप से अमारंथा के खिलाफ काम किया था और अपने क्षेत्रों में छिपकर उसकी शक्तियों के क्षीण होने का इंतजार कर रहे थे, अपनी संयुक्त शक्ति का उपयोग करते हैं। उन्होंने फेयरा के बलिदान और उसके प्रेम की शक्ति को महसूस किया और वे उसे पुनर्जीवित करने के लिए एकजुट हुए। एक एक करके हर हाई लॉर्ड अपनी शक्ति का एक अंश फेयरा के अंदर डालता है, लेकिन यह पुनर्जीवन उसे एक साधारण इंसान के रूप में वापस नहीं लाता। उसे फेय शक्ति से भर दिया जाता है और वह एक शक्तिशाली हाई फे के रूप में वापस आती है। प्रेम की शक्ति ने उसे मृत्यु से वापस खींचा और उसने एक नए जीवन में कदम रखा, एक ऐसे जीवन में जहां वह अब एक इंसान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी प्राणी थी जिसके पास स्वयं की जादुई शक्तियां थीं। फेयरा का पुनर्जन्म उसे पूरी तरह से बदल देता है। वह अब एक साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली हाइफे थी, जिसके पास अपनी अनूठी और नवजागृत शक्तियां थीं। उसकी आंखें बदल गई थीं, उसके शरीर में जादू का प्रवाह महसूस होता था और वह पृथियन के ताने बाने का एक हिस्सा बन गई थी। हालांकि उसे अंडर द माउंटेन में बिताई गई यातनाओं और अमारंथा की क्रूरता से गहरे मानसिक और भावनात्मक घाव लगे थे। इन अनुभवों ने उसे अंदर से बदल दिया था और वह अब उतनी ही कठोर और अनुभवी थी जितनी पहले भोली और मासूम थी। टमलिन के साथ उसका रिश्ता भी इन अनुभवों से प्रभावित होता है। जहां पहले उनका प्यार मजबूत और निर्विवाद लगता था, वहीं अब उनके बीच एक अजीब सी दूरी आ जाती है। उन्हें एक दूसरे को फिर से समझना पड़ता है, क्योंकि फेयरा अब वह लड़की नहीं रही थी जिसे टमलिन बचाकर लाया था। कहानी के अंत में राइसेंड अपने असली रूप में आता है और खुलासा करता है कि उसने अंडर द माउंटेन में फेयरा की गुप्त रूप से मदद की थी। वह टमलिन के महल से फेयरा को अपने नाइट कोर्ट में ले जाने की पेशकश करता है, जो उसके लिए एक नई शुरुआत का संकेत था। फेयरा का परिवर्तन, उसके टमलिन के साथ बदलते रिश्ते, राइसेंड के साथ बने गहरे और जटिल संबंध और आगे की चुनौतियां आ कोर्ट ऑफ थॉर्न्स एंड रोजेस को एक रोमांचक और अविस्मरणीय कहानी बनाते हैं। यह पुस्तक पाठकों को एक ऐसे नए और जादुई संसार में ले जाती है जहां प्रेम, बलिदान और शक्ति की खोज उन्हें आगे की यात्रा के लिए उत्सुक कर देती है और यह स्पष्ट संकेत देती है कि फेयरा की कहानी अभी शुरू ही हुई है। तो दोस्तों, यह थी ए कोर्ट ऑफ थॉर्न्स एंड रोजेस की रोमांचक कहानी। एक लड़की, एक श्राप और प्रेम की वो शक्ति जो मृत्यु को भी पराजित कर दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बुक यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली किताब की यात्रा आपसे छूट न जाए।